गरीब दिए बेचने वाले भाई की अमीर बहन। एक 10 साल का बच्चा रोते हुए मिट्टी से दिए बनाने की कोशिश कर रहा होता है। माँ, पिताजी, आप मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं अपनी बहन का अकेले ख्याल कैसे रखूंगा? मुझे तो मिट्टी के दिए बनाने भी नहीं आते। गगन रोता रहता है और मिट्टी के दिए बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी दिया ठीक से नहीं बन पाता। जैसे तैसे करके वह कुछ दिए बनाता है और उन्हें बेचने के लिए जाता है। आओ आओ, दिए ले लो, प्यारे प्यारे दिए, मिट्टी से बने हुए दिए। आओ आओ, दिए ले लो। गगन के टूटे फूटे दिए कोई भी पसंद नहीं करता। तभी गगन के काका उसके पास से गुजर रहे होते हैं। अरे बेटा गगन, तुम्हारे ये दिए तो बहुत ही टेढ़े मेढ़े बने हैं और फिर इनका आकार भी एक जैसा नहीं है। शायद इसी वजह से कोई तुम्हारे दिए खरीद नहीं रहा। क्या करूं काका जी, मुझे अपनी बहन का भी तो ख्याल रखना है। माता पिता तो मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरी बहन का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ। मेरे साथ चलो बेटा। काका गगन को उसके घर लेकर आता है और गगन से कहता है, देखो बेटा, एक कुम्हार अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करता है। जब तुम अपनी मिट्टी से प्यार करोगे तो तुम्हारी बनाई हुई हर एक चीज खुद ब खुद सुंदर बनेगी। देखो, इस तरह कितनी आसानी से ये दिया बन गया। बेटा, जिंदगी में हर चीज आसान नहीं होती, पर उसको प्यार से करोगे तो हर चीज आसान लगेगी। काका गगन को दिए बनाना सिखा देता है, जिसके बाद गगन बहुत सारे प्यारे से दिए बनाना शुरू करता है और उन्हें बाजार में बेचता है, जिसके चलते उसके अब कुछ दिए बिकने लगते हैं। एक तरफ गगन दिन रात मेहनत करता तो दूसरी तरफ अपनी बहन का ख्याल भी रखता। भैया, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। अरे गौरी, मुझे माफ कर दो। आज काम करते करते मैं तुम्हें खाना ही देना भूल गया। रुको रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। गगन अपनी बहन गौरी के लिए चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करता है और खाना बनाकर उसे खिलाता है, जिसके बाद वह दोबारा से मिट्टी के दिए बनाने लगता है। देखते ही देखते वह अपनी बहन को स्कूल भेजना शुरू कर देता है। एक दिन गौरी स्कूल से रोते हुए घर आती है। भैया भैया, आज के बाद मैं स्कूल कभी नहीं जाऊंगी, वहाँ की टीचर मुझे मारती हैं। लेकिन गौरी, टीचर ने तुम्हें क्यों मारा? क्योंकि मेरे जूते भी फटे हुए हैं और मेरी स्कूल ड्रेस भी फटी हुई है। गौरी की बात सुनते ही गगन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वह गौरी से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्यू यूनिफॉर्म लेकर दूंगा, लेकिन तुम्हें पढ़ाई अच्छे से करनी है। गगन अपनी बहन गौरी को ऐसा कह तो देता है, लेकिन उसके पास नई यूनिफॉर्म लाने के लिए पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से वह रात भर दिए बनाता है और अगले दिन दिए बेचता है। आओ आओ, दिए ले लो, ऐसे दिए कहीं नहीं मिलेंगे पूरे बाजार में। आओ आओ, दिए खरीदो। गगन के सुंदर सुंदर दिए गांव के सभी लोगों को प्रभावित करते हैं। कुछ ही समय में दीपावली का त्योहार भी आने वाला होता है, जिसके चलते गगन का काम जोरों शोरों से चलता है। इसी बीच वह पैसा कमाकर अपनी बहन को नई स्कूल यूनिफॉर्म ला देता है। बहन, ये लो, मैं तुम्हारे लिए स्कूल यूनिफॉर्म लेकर आया हूँ। अरे वाह भैया, आप तो सच में मेरे लिए इतनी प्यारी यूनिफॉर्म लेकर आए हो। गौरी तुरंत स्कूल यूनिफॉर्म ले जाती है और उसे पहनकर अपने भाई को दिखाती है। बताओ भैया, मैं इस यूनिफॉर्म में कैसी लग रही हूँ? अरे मेरी बहन, तू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। चल गौरी, अब खाना खा लेते हैं। दोनों भाई बहन खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव का सरपंच गगन के पास आता है। अरे वाह, देखो तो सही, ये लड़का तो बड़ा ही परीक्षण कर रहा है। अरे इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा है? सरपंच जी, मेरे माता पिता के बाद मेरी बहन गौरी ही मेरा सब कुछ है। मैं उसे पढ़ा लिखा कर अमीर बनाना चाहता हूँ। अच्छा, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन तेरे माता पिता के मरने से पहले वो तेरी इस टूटी फूटी झोपड़ी को मेरे नाम कर गए थे। उन्हें पैसों की जरूरत थी, तब मैंने उन्हें पैसे दिए थे। अब ये झोपड़ी मेरी है, तो जितनी जल्दी हो सके इस झोपड़ी को खाली कर दे। सरपंच जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, लेकिन हमें इस झोपड़ी से ना निकालिए। ये झोपड़ी मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। देखो, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। समय रहते मेरी झोपड़ी खाली कर देना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। गगन रो रहा होता है कि तभी वहाँ गगन के काका आ जाते हैं और सरपंच से कहते हैं, देखो सरपंच जी, इस झोपड़ी का जितना भी पैसा था मैं आपको लौटाऊंगा। ये झोपड़ी इस बच्चे से मत छीनिए।
काका सरपंच को झोपड़ी का जितना भी पैसा होता है वह दे देता है। देखो बेटा, तुम अपनी बहन के लिए जो सपने देख रहे हो उन्हें पूरा करो और उसे किसी काबिल बनाओ। गगन उस दिन बहुत खुश होता है और वह मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाता है, जिसके बाद गगन दिन रात मेहनत करता है। देखते ही देखते गगन और गौरी अब बड़े हो जाते हैं। भैया, पता है इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा नंबर किसके आए हैं? मैं जानता हूँ मेरी बहन, वो और कोई नहीं तुम ही हो। तुम 12वीं कक्षा में पास हो गई हो। इसकी खबर टीचर ने मुझे पहले ही दे दी थी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये तो सब ठीक है भैया, लेकिन अरे गौरी, तू कक्षा में पास हुई है, इतने अच्छे नंबर आए हैं, तू खुश क्यों नहीं है? भैया आगे की पढ़ाई के लिए मुझे गांव से बाहर शहर में जाना होगा। ये सुनते ही गगन भी मायूस हो जाता है। अरे पगली, तू बहुत छोटी थी जब तू मेरी गोदी में आई थी। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद मैंने तुम्हें पाला है कि मैं तुझे बहुत अमीर बनते हुए देखूं। अगर इसके लिए तुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये सुनते ही गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने भैया को गले से लगा लेती है। कुछ ही दिनों में गगन अपनी बहन को शहर के सबसे अच्छे और सबसे जाने माने कॉलेज में एडमिशन दिलवाता है और उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जाता है। जाओ बहन, मन लगाकर पढ़ाई करना। गौरी शहर जाकर खूब पढ़ाई करती है। वहीं दूसरी तरफ गांव में गगन दिए बनाने का काम करता रहता है और गौरी को पैसे भेजता रहता है। गौरी भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके शहर में अपना खुद का बिजनेस शुरू कर देती है। देखते ही देखते गौरी बहुत पैसा कमाने लगती है और फिर एक दिन गाँव में वापस अपने भाई के पास आती है। भैया, कितने दिनों बाद मैं आपको देख रही हूँ। मैं भी गौरी तुझे देखकर बहुत खुश हूँ। देख, मैंने कहा था ना तू एक दिन बहुत अमीर बनेगी। देख, आखिर तू बन ही गई। भैया, आपने मेरे लिए बहुत कमाया और बहुत मुश्किलों का सामना किया, लेकिन अब मैं उस लायक बन गई हूँ जिस लायक आप मुझे बनाना चाहते थे। इसलिए आज से आप यह दिए बनाने का काम कभी नहीं करेंगे। देख गौरी, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, अमीर बनाया इसलिए ताकि मेरी तरह तुझे गरीबी का सामना न करना पड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तेरे कामयाब होने से मैं अपना काम छोड़ दूं। मैं दिए बनाता था और आज भी दिए बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ये काम करके अच्छा लगता है। ठीक है भैया, आप नाराज मत होइए। हम लोग इसी गांव में दिए बनाने की फैक्ट्री खोलेंगे, जिसमें तुम दिए बनाना और गांव के और भी गरीब लोगों को दिए बनाना सिखाना, जिससे उन गरीबों की भी मदद होगी और आपका भी दिए बनाने का काम चलता रहेगा। अरे वाह गौरी, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है। आज से ही हम इसकी तैयारियां करेंगे। गौरी और गगन दोनों भाई बहन मिलकर एक फैक्ट्री बनाते हैं, जिसमें गौरी दिए बनाने वाली नई नई मशीनें लगाती है और वहीं दूसरी तरफ गौरी अपने भाई के दिए बनाने के काम को पहले से भी और ज्यादा अच्छा कर देती है, जिसके चलते गगन अब एक दिए बनाने की फैक्ट्री का मालिक बन जाता है और कुछ लोगों को अपने पास रख लेता है और उन्हें दिए बनाना सिखाता है। अब वह दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगते हैं। पटाखे बेचने वाली सास बहू। पटाखे ले लो, पटाखे, बढ़िया बढ़िया पटाखे, सुतली बम पटाखा, आइटम बम पटाखा, फुलझड़ी पटाखे, सभी प्रकार के पटाखे मिलेंगे भाई साहब। पटाखे ले लो, पटाखे। सरगम बाजार में पटाखे बेच रहा होता है, लेकिन कोई भी उससे पटाखे नहीं खरीदता। बहुत ही मुश्किलों से कुछ लोग उसके पास आते हैं और पटाखे खरीदते हैं। दिन भर इतनी मेहनत और इतना चिल्लाने पर उसके केवल 100 रुपए की ही कमाई हो पाती है। अरे ये क्या, सुबह से इतनी मेहनत करने के बाद केवल 100 रुपए ही कमाए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी माँ और अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा। दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद 100 रुपए लेकर वह अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में वह अपनी रेहड़ी सड़क से पार कर रहा होता है। अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रक सामने से आता है, जिससे सरगम की बहुत तेज टक्कर हो जाती है और उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। सरगम वहीं तड़प रहा होता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। कोई मेरी मदद करो, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा। तभी वहाँ एक बच्चा आता है और सरगम की हालत देखकर तुरंत सरगम की माँ और उसकी पत्नी को बताने के लिए जाता है। अरे आप यहाँ पर हो? आपको पता है सरगम भैया का एक्सीडेंट हो गया है, वो सड़क पर खून से सने पड़े हैं, जल्दी मेरे साथ चलिए। तुषार सरगम की माँ ममता और उसकी पत्नी पूनम को अपने साथ लेकर जाता है। जब तक वह दोनों पहुंचती हैं, सरगम अपना दम तोड़ देता है। हाय मेरा बच्चा, ये सब कैसे हुआ? अरे किसी ने भी यहाँ मेरे बच्चे की मदद नहीं की। अरे ये कैसी जालिम दुनिया है, यहाँ तो इंसानों को इंसानों की कदर नहीं। आप मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपके बिना मैं क्या करूँगी? उठिए ना जी, उठिए।
पूनम और ममता का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है, जिसके बाद वह दोनों सरगम का अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाकर लेकर जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद से उनके ऊपर धीरे धीरे परेशानियों का कहर टूटने लगता है। एक दिन रात के समय वह दोनों खाना खाने के लिए बैठती हैं, तभी अचानक उनका मकान मालिक आ जाता है। अरे ममता, दरवाजा खोल। अरे कहाँ बैठी है चुप कर? इतने दिनों से तूने मेरे घर का किराया भी नहीं दिया है। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म करो, फ्री के मकान में रह रहे हो। ममता उठती है और दरवाजा खोलती है। भाई साहब, इतनी जोर से मत चिल्लाइए, जरा हमारी इज्जत का थोड़ा तो ख्याल रखिए। गांव वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आप किराए की चिंता मत कीजिए, हम कुछ ही दिनों में कोई काम ढूंढकर आपके मकान का पाई चुका देंगे। अरे कैसे चुकाओगे? तुम्हारे पास तो कमाने का कोई सहारा ही नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पति का ही काम दोबारा से करना शुरू करूंगी। पूनम की यह बात सुनकर उनका मकान मालिक उन्हें 1 महीने की मोहलत देते हुए कहता है, मैं तुम्हें केवल 1 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर 1 महीने में तुमने मेरा किराया चुका दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ममता पूनम से कहती है, अरे बहू, तूने मकान मालिक को ये तो कह दिया कि हम बम पटाखे बेचकर उनका किराया चुका देंगे, लेकिन तू यह भूल गई कि सरगम केवल रोजाना के 100 या 50 रुपए कमा कर आया करता था। इतने कम पैसों में हम दोनों घर कैसे चलाएंगे? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आजकल तो YouTube पर सब कुछ सिखाया जाता है। हम वहाँ से खुद के बम पटाखे बनाना सीखेंगे और फिर उन्हें बाजार में बेचेंगे। देखते हैं उन बम पटाखों से हमारा मुनाफा होता है या नहीं। ममता अपनी बहू की बात मान लेती है। जिसके बाद अगले ही दिन ममता और पूनम दोनों सास बहू मिलकर खुद के बम पटाखे बनाती हैं और उन्हें तैयार करके बाजार में ले जाती हैं। अरे आओ आओ, यहाँ पर आओ, हम अपने खुद के बनाए हुए बम पटाखे लेकर आए हैं। मार्केट में ऐसे बम पटाखे आपने कहीं नहीं देखे होंगे। एकदम जोरदार धमाका आपके कानों को फाड़ देगा। देखिए नए तरीके के बम पटाखे। पूनम की आवाज लगाने पर गांव के कई लोग उनके पास आते हैं और उनसे बम पटाखे खरीद लेते हैं। जिसके बाद कुछ लोग तो वहीं पर बम पटाखे जलाकर देखने लगते हैं। अरे मैं जरा देखूं तो सही, इन बम पटाखों में दम भी है या फिर ये दोनों सास बहू हमारा पोपट बना रही हैं। मनोज ऐसे ही एक आइटम बम जलाता है। वह बहुत तेज फूटता है, जिसकी आवाज गांव के चारों तरफ फैल जाती है। यह देखकर मनोज बहुत खुश होता है और उन सास बहू से और कई सारे आइटम बम खरीद लेता है। अरे वाह, क्या कमाल के बम पटाखे हैं। इस दिवाली तो मैं इन सास बहू के ही बम पटाखों को जलाऊंगी। अरे हाँ, हमें भी इसी के बम पटाखे जलाने। अरे पूनम बेटा, हमें भी तो दे दे ये वाले बम पटाखे। पूनम और ममता खुद के बनाए हुए बम पटाखे बेचना शुरू कर देती हैं। उनकी बहुत अच्छी बिक्री होती है। देखते ही देखते वह अपने मकान का सारा पैसा चुका देती हैं, जिसके चलते उनकी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। अब पूनम और ममता आराम से बम पटाखे बेचकर अपना घर चलाया करती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गाँव में एक आदेश नाम का आदमी उनकी इस तरक्की से बिल्कुल नाखुश था, क्योंकि वह भी बम पटाखे बेचा करता था। पूनम और ममता के बनाए हुए बम पटाखों के आगे उसके पटाखे बिका ही नहीं करते थे। मैं बम पटाखे लेकर आता हूँ, इतनी मेहनत से इन्हें बेचता हूँ, शहर से एक एक बम पटाखा देखकर खरीदता हूँ, लेकिन इन गांव वालों को देखो, इन दोनों सास बहू के फालतू के बम पटाखे खरीदते हैं और मेरे इतने लाजवाब बम पटाखे होने के बाद भी इन लोगों को मेरी कदर नहीं। अब मैं देखता हूँ ये दोनों सास बहू इस गांव में बम पटाखे कैसे बेचती हैं। उस दिन के बाद से आदेश उन दोनों के पीछे पड़ जाता है और एक दिन मौका देखकर वह उन बम पटाखों का मसाला खराब कर देता है। ये हुई ना बात, अब गांव के सभी लोग इनके बम पटाखे छोड़कर मेरे ही बम पटाखे खरीदेंगे। आदेश ऐसा करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह दोनों सास बहू बम पटाखे बेचने निकलती हैं, तो उनके बिके हुए बम पटाखे सभी लोग खरीद लेते हैं और अगले दिन गांव के सभी लोग गुस्से से आग बबूला होकर ममता और पूनम के घर पहुँच जाते हैं। अरे बाहर निकलो दोनों सास बहू, कहाँ पर छुपी बैठी हो अपने घर में? अरे इनके बम पटाखों की वजह से हमारे बच्चों की जान चली जाती है। इस तरह कौन बम पटाखे बनाता है? आज हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या बात है, इतनी सुबह सुबह मेरे घर के आगे खड़े होकर क्यों चिल्ला रहे हो आप लोग? अरे ये सब क्या है? हमारे घर के आगे तुम लोगों ने तमाशा क्यों लगा रखा है? ये तुम्हें तमाशा दिख रहा है? आज तुम्हारी वजह से पता नहीं कितने लोगों का कितना नुकसान होता। अरे जब तुम्हें बम पटाखे बनाने ही नहीं आते तो तुम क्यों बम पटाखे बनाकर बेचती हो? गांव के सभी लोग गुस्से से दोनों सास बहू को पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ एक विक्रम नाम का आदमी आता है और गाँव वालों को रोक कर कहता है, अरे रुक जाओ, तुम्हारा कसूरवार ये दोनों सास बहू नहीं बल्कि ये आदेश है। अरे इसी ने इन बेचारी सास बहू के बम पटाखों में मिलावट की थी,
और सारा मसाला भी खराब किया था। आदेश वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी विक्रम उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसे तू हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकता, तुझे तो तेरी सजा मिलकर ही रहेगी। गांव के सभी लोग मिलकर आदेश को खूब मारते हैं, जिसके बाद आदेश गांव के सभी लोगों से कहता है, मुझे माफ कर दो गांव वालों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैंने एक बार भी तुम लोगों के बारे में नहीं सोचा। दरअसल मेरा धंधा एकदम चौपट हो गया था, जिसकी जलन में आकर मैंने ये सब किया। मुझे एक मौका दे दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। गांव के लोग उसे आखिरी मौका दे देते हैं और उसे पूनम और ममता से दूर रहने के लिए कहते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर पूनम और ममता से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो पूनम बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। हाँ, जो हमें लगा हमने बस वैसा ही किया। हमने तुम्हें गलत समझ लिया, इसके लिए हमें बहुत पछतावा है। हो सके तो हमें माफ कर देना। अरे आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सब होता रहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे ऊपर से इतना बड़ा इल्जाम उतर गया। अरे तो फिर ठीक है, आज से गांव के सभी लोग पूनम और ममता के ही बम पटाखे खरीदेंगे और किसी के बम पटाखे नहीं खरीदेंगे। हाँ, बिल्कुल सही, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोग पूनम और ममता के ही बम पटाखे खरीदते हैं, जिसके चलते सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वह दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं। चुड़ैल के भूतिया बम पटाखे। रात का समय था, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। चंद्रमा को भी बादलों ने अपनी आगोश में ले लिया था। बहुत ही सुहावनी रात थी, लेकिन चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी एक बहुत भयानक चुड़ैल अपना रूप बदलकर सर पर एक टोकरी के अंदर कई सारे बम पटाखे रखकर गांव में बेचने के लिए निकल पड़ती है। पटाखे ले लो, पटाखे, पटाखे ले लो, पटाखे। चुड़ैल की आवाज सुनकर कुछ बच्चे पटाखे लेने के लिए उसके पास आ जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल उन बच्चों को पटाखे देती है। अरे ले लो, तुम्हारे लिए ही तो लेकर आई हूँ ये स्पेशल वाले पटाखे। तभी वहाँ पर एक हरिया नाम का आदमी आता है और उस पटाखे वाली से कहता है, अरे ओ पटाखे वाली, जरा हमें भी तो पटाखे दे, हम भी तो देखें आखिर तेरे पटाखों में कितना दम है। हाँ, क्यों नहीं, ये लो खुद एक पटाखा जलाकर देखो। ये पटाखा पूरे गांव में आवाज करेगा। ऐसे पटाखे तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। तभी हरिया चुड़ैल से पटाखा लेकर जलाता है, जिसकी आवाज बहुत जोरों से गूंजती है। जिसके बाद हरिया उससे कई सारे पटाखे लेकर चला जाता है। कुछ ही देर में चुड़ैल भी वहाँ से पटाखे बेचकर जंगल की एक गुफा में चली जाती है, जहाँ पर बैठकर तंत्र विद्या कर रही होती है। ओम बट बट स्वाहा, ओम बट बट स्वाहा, ओम बट बट स्वाहा। उसके मंत्र के जाप से अग्नि के अंदर से एक बहुत ही भयानक राक्षस निकलकर बाहर आता है, जिससे चुड़ैल कहती है, तो बताओ मेरे आका, अभी मेरी और कितनी बलियां देनी बाकी हैं? अभी तुम्हें पूरे 15 लोगों की बलि और चढ़ानी है, उसके बाद तुम सबसे शक्तिशाली हो जाओगी। जो हुक्म मेरे आका। उसके बाद राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद कुछ ही देर में हरिया के साथ वह बच्चे भी उसके वश में होकर उसकी गुफा में अपने आप चले आते हैं, जिन्हें देखकर चुड़ैल कहती है, आखिरकार ये लोग मेरे बस में होकर मेरी गुफा तक आ ही गए। अब मैं इनकी बलि चढ़ा दूंगी और अपने आका को खुश करूंगी। चुड़ैल बेचारे बच्चे और हरिया की बलि चढ़ा देती है, जिसके बाद चुड़ैल सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, चारों तरफ गाँव के लोग उन बच्चों को और हरिया को ढूंढ रहे होते हैं। गांव के लोग आपस में बातें करते हैं। अरे ऐसा क्या हो रहा है जो हमारे गांव के लोग गायब होते जा रहे हैं? आखिर ये सब कब तक चलेगा? मेरे पति का तो कोई अता पता ही नहीं है। हरिया भाई साहब भी कल रात से गायब हैं और भी कई लोगों के घर परिवार से लोग गायब हो चुके हैं। लेकिन ये सब कर कौन रहा है? कौन हो सकता है जो गाँव के लोगों को इस तरह गायब करेगा? हौसला रखो ललिता बहन, हम सब तुम्हारे बच्चों को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। देखो, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चों को ढूंढ दो। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं जी पाऊंगी। गांव के सभी लोग बच्चों को और हरिया को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें हरिया और बच्चे कहीं भी नजर नहीं आते। जिसके बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रात होने के बाद चुड़ैल फिर से रूप बदलकर गांव में पहुंच जाती है और पटाखे बेचने लगती है। पटाखे ले लो, पटाखे, पटाखे ले लो, पटाखे। चुड़ैल की आवाज सुनकर फिर से कुछ लोग उसके पास आ जाते हैं और उससे पटाखे लेने लगते हैं। मुखिया ये सब दूर खड़ा देख रहा होता है। अरे गजोधर, मैं कुछ सोच रहा था, लेकिन ये हकीकत है या नहीं ये मुझे नहीं पता।
जब से ये पटाखे बेचने वाली हमारे गांव में आई है तब से ही हमारे गांव के लोग गायब हो रहे हैं। आखिर ये पटाखे बेचने वाली है कौन, इसका पता लगाओ। गजोधर, अब गांव के लोगों को ये पटाखे बेचने वाली गायब कर रही है या फिर कोई और, इसका तो हमें पता लगाना ही होगा। आप चिंता मत कीजिए मालिक, आज ही मैं इस पटाखे वाली का पीछा करता हूँ। देखता हूँ ये कहाँ रहती है, कहाँ से आती है और पटाखे कहाँ से लाकर बेचती है। ऐसा कहकर गजोधर वहाँ से चला जाता है और चुड़ैल के ऊपर नजर रखने लगता है। देखते ही देखते चुड़ैल अपनी टोकरी के कुछ पटाखे बेचकर जंगल की तरफ निकलने लगती है। गजोधर जब उसे जंगल की तरफ जाते हुए देखता है तो वो अपने मन ही मन सोचता है, अरे आखिर ये औरत जंगल की तरफ क्यों जा रही है? जंगल में तो कोई औरत नहीं रहती, फिर ये औरत जंगल में क्यों जा रही है? मुझे इसका पीछा करना होगा। गजोधर चुड़ैल का पीछा करते करते चुड़ैल की गुफा तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वह चुड़ैल को गुफा के अंदर तंत्र विद्या करते हुए देख लेता है। ये सब देखकर गजोधर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह चुपचाप वापस गांव लौट आता है, जिसके बाद वह गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके उन्हें चुड़ैल के बारे में बताता है। अरे मुखिया जी, आपने मुझे उस औरत का पीछा करने के लिए भेजा था। दरअसल वो औरत नहीं, वो तो एक बहुत भयानक चुड़ैल है और वो इस गांव में पटाखे बेचने आती है। तो फिर किस लिए आती है चुड़ैल यहाँ? इसका मतलब गांव के लोगों को वो चुड़ैल ही गायब कर रही है। अब हम उस चुड़ैल से अपने गांव वालों को कैसे बचाएंगे? दूसरे गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं। अगर कोई उन्हें ले आए तो हमारे गांव से ये चुड़ैल भाग सकती है। चिंता मत करो, 2 दिन में दिवाली है और दिवाली तक मैं तांत्रिक बाबा को जरूर ले आऊंगा। उसी समय मुखिया तांत्रिक बाबा को लेने के लिए निकल जाता है। कल दिवाली है और अभी तक मैंने पूरे लोगों की बलि भी नहीं चढ़ाई। अब मैं क्या करूं, कैसे ढूंढूं इन गांव वालों को? चुड़ैल एक प्लान बनाती है और चुपके से लोगों के घर में पहुंच जाती है, जिसके बाद वह गांव के कुछ लोगों के ऊपर अपना जादू मंत्र फूंक देती है, जिसके बाद फिर से कुछ लोग उसके बस में आकर उसकी गुफा में पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी वक्त मुखिया भी तांत्रिक को लेकर चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाता है, जिसके बाद तांत्रिक चुड़ैल से कहता है, क्या चाहती है चुड़ैल? तू क्यों इन गांव वालों को परेशान कर रही है? आखिर इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इनके साथ ऐसा कर रही है? भला ये बेचारे मेरा क्या बिगाड़ेंगे? अरे मैं तो शक्तिशाली होना चाहती हूँ। कल दीपावली है, कल मुझे आखिरी बलि चढ़ानी है। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी और कोई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। अच्छा, तो तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे इन गांव वालों की बलि चढ़ाने दूंगा? देख चुड़ैल, सीधी तरीके से मान जा, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तांत्रिक, तेरी धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। अगर हिम्मत है तो हो जाए मुकाबला। देखते ही देखते तांत्रिक और चुड़ैल की लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से चुड़ैल को अपने काबू में कर लेता है और उसके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है। देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है, जिसके बाद गांव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है और अगले दिन वह सभी धूमधाम से अपनी दिवाली मनाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। चुड़ैल की 3 सोने के बाल वाली बेटियां। स्वरागिनी, संयोगिता, समीक्षा तीनों बहनें बाजार में घूमने के लिए जा रही होती हैं। वो तीनों गांव में सबसे अलग होती हैं। उनके बाल सोने से सुनहरे होते हैं। तभी स्वरागिनी कहती है, आज हमारे गांव में मेला लगा है, वहाँ पर चलते हैं। वहाँ कई सारे झूले लगे होंगे। हाँ, और मुझे तो कई सारा खाना भी खाना है। चलो चलते हैं मेले में। तीनों बहनें मेले में पहुंच जाती हैं, जिसके बाद स्वरागिनी, संयोगिता, समीक्षा तीनों मेले के अंदर झूले झूलने लगती हैं। मेले के अंदर चारों तरफ चहल पहल होती है। सभी लोग काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। तभी अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। अरे ये क्या, अचानक से इतनी जोर से आंधियां क्यों चलने लगी? गांव के सभी लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। देखो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो हम भी यहाँ से चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? वो देखो वहाँ पर क्या है। तभी उन तीनों को आसमान में एक बहुत भयानक चुड़ैल उड़ती हुई नजर आती है। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है, चुड़ैल। तभी चुड़ैल आसमान में जोर जोर से हंसने लगती है। कहाँ भाग रहे हो? तुम मुझसे जितना भी भाग लो, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। गांव के सभी लोग चुड़ैल से बचकर यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वरागिनी, संयोगिता और समीक्षा भी चुड़ैल को देखते ही भागते हुए एक घर के पीछे छुप जाते हैं। आखिर ये चुड़ैल इन गांव वालों को क्यों मार रही है? मैं नहीं जानती, मुझे तो लगता है ये चुड़ैल लोगों को मारकर खाती होगी।
मुझे तो माँ की चिंता हो रही है, पता नहीं माँ कहाँ पर है। चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए और माँ को ढूंढना चाहिए। समीक्षा, संयोगिता, स्वरागिनी तीनों अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं, लेकिन उन्हें उनकी माँ कहीं भी नजर नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल गांव के कुछ लोगों को मारकर चली जाती है। आखिर ये चुड़ैल कौन है और क्यों हम गांव वालों को मारती जा रही है? तभी वहां पर स्वरागिनी, संयोगिता और समीक्षा घायल लोगों को देखकर हैरान रह जाती हैं। स्वरागिनी 10 साल की थी, समीक्षा और संयोगिता से बड़ी थी। जैसे वो घायल लोगों को देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनके पास जाती है। बाबा उठो बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो उस घायल बुजुर्ग को उठाती है, वो अचानक से बिल्कुल ठीक होने लगता है, जिसके सभी घाव मिट जाते हैं। ये देखकर वो बुजुर्ग आदमी हैरान रह जाता है। अरे कौन हो तुम और तुम्हारे अंदर ये शक्तियां कहाँ से आई? मैं नहीं जानती कि मेरे अंदर ये जादुई शक्तियाँ कहाँ से आई। स्वरागिनी एक एक करके घायल लोगों को उठाती है। उसके छूने से सभी लोग ठीक हो जाते हैं। इस बात से गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हमारे गांव में एक चुड़ैल तो है ही, लेकिन 3 सोने के सुनहरे बालों वाली लड़कियां भी हैं, जो अपनी जादुई शक्तियों से हम लोगों की मदद करती हैं। तभी वहाँ उन तीनों की माँ दुर्गा आ जाती है और उनसे कहती है, तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से घर चलो। दुर्गा उन तीनों को घर ले आती है, जिसके बाद दुर्गा अपनी तीनों बेटियों से कहती है, देखो मेरी बच्चियों, तुम्हारे अंदर जो जादुई शक्तियाँ हैं, लोग उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी शक्तियों को उन सभी लोगों से छुपाना है और किसी को इसके बारे में नहीं बताना। समीक्षा सबसे छोटी 5 साल की होती है और वो बड़ी ही मासूमियत से पूछती है, माँ, जब हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं, तो हम इन जादुई शक्तियों से लोगों की मदद क्यों नहीं कर सकते? और आप हमें लोगों की मदद करने से क्यों रोकती हो? क्योंकि मेरी बच्चियों, मैं डरती हूँ तुम तीनों को खोने से। कहीं ये गांव वाले तुम्हारी इन शक्तियों का फायदा ना उठा ले। दुर्गा जितना भी अपनी तीनों बेटियों को उनकी शक्ति इस्तेमाल करने के लिए मना करती, उसकी तीनों बेटियां उतना ही गांव वालों की मदद करती। एक दिन एक रास्ते पर एक बहुत ही बुजुर्ग औरत घायल पड़ी होती है। हे भगवान, इन्हें क्या हो गया? जैसे ही स्वरागिनी उन्हें उठाने की कोशिश करती है, उसके स्पर्श से उस बूढ़ी औरत के सभी जख्म ठीक हो जाते हैं। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत कहती है, मेरी मदद करने का तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ये हालत किसने की? मेरे बेटे और मेरे बहू ने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया। मेरी बहू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपना गुजारा कर सकूं। उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर स्वरागिनी, संयोगिता, समीक्षा अपने सोने के बाल तोड़कर उस बूढ़ी औरत को देती हुई कहती है, अम्मा जी, ये हमारे सोने के बाल हैं। आप इनकी मदद से अपनी परेशानियों को दूर कर सकती हो और फिर कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद कर लीजिएगा। लेकिन तुम तीनों लड़कियां कौन हो और तुम्हारे सर पर ये सोने के बाल कहाँ से आए? और तुम्हारे अंदर तो जादू भी है, ये सब तुम्हें कैसे मिला? देखिए, इसके बारे में हमें भी नहीं पता। ऐसा कहकर स्वरागिनी अपनी दोनों बहनों के साथ वहां से चली जाती है। जब भी कोई मुसीबत में होता तो वो तीनों हर किसी की मदद करती। एक दिन अचानक से गांव में चुड़ैल फिर से आ जाती है। नहीं बचोगे, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सबसे मैं अपनी मौत का बदला जरूर लूंगी। चुड़ैल एक एक करके गांव वालों को पकड़ती और उन्हें मार देती। तभी वहां से समीक्षा, संयोगिता और स्वरागिनी गुजर रहे होते हैं। चुड़ैल को देखकर स्वरागिनी डर जाती है और अपनी दोनों बहनों को वहां से ले जाने लगती है। लेकिन तभी संयोगिता और समीक्षा लोगों को तड़पते हुए देख गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो चुड़ैल का सामना करने के लिए उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद संयोगिता अचानक से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, जिसके चलते संयोगिता अपने मुंह से आग निकालती है। वहीं समीक्षा अपने हाथों से बिजली निकालती है और दोनों चुड़ैल के ऊपर वार करती हैं। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरा मुकाबला करोगी और मैं हार जाऊंगी? अभी देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल भी अपनी शक्तियों से संयोगिता और समीक्षा के ऊपर वार करने लगती है। दोनों तरफ टक्कर बराबर की होती है। वहीं दूसरी तरफ स्वरागिनी घायल लोगों को स्पर्श करती है और उन्हें दोबारा से जिंदा कर देती है। तभी वहां पर दुर्गा आ जाती हैं और ये सब देखकर रोने लगती है। जिसके बाद दुर्गा चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर उससे कहती है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा अनर्थ मत करो। एक तरफ तुम हो और एक तरफ है तुम्हारी ही बेटियाँ।
मैं इस राज को और नहीं छुपा सकती। आज तुम्हें ये राज जानना ही होगा। दरअसल ये सुनहरे सोने के बालों वाली लड़कियां तुम्हारी ही बेटियां हैं। ये सुनकर चुड़ैल एकदम से ठंडी पड़ जाती है। उस दिन जब तुम काली शक्तियों की पूजा कर रही थी, उस समय गांव के लोग तुम्हारी शक्तियों से बहुत डर चुके थे। इसलिए उन्होंने तांत्रिक बाबा को बुलाकर तुम्हें यहाँ से भगाने की कोशिश की थी। तांत्रिक बाबा ने तुम्हें यहाँ से भगा तो दिया, लेकिन तुम्हारी शक्तियों से इन तीनों सुनहरे सोने के बालों वाली लड़कियों ने जन्म लिया। लेकिन ये तुम्हारी तरह क्रूर नहीं थी। इन्होंने जन्म से ही लोगों की मदद की। इनके अंदर अद्भुत शक्तियाँ हैं। एक के अंदर बिजली है तो दूसरी के अंदर ज्वाला और तीसरे के अंदर लोगों को जिंदा करने की शक्तियाँ हैं। जहाँ मैं लोगों को मारकर अपनी मौत का बदला ले रही थी, वहीं मेरी इन बच्चियों ने लोगों की मदद की। मेरे इतने कठोर होने के बाद भी मेरी बेटियां हमेशा लोगों की मदद करती रहीं। आज मुझे इनसे सबक मिला है कि कठोर होने से केवल लोगों को नुकसान ही पहुंचता है। इसलिए हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। लोगों की मदद करने से हमारे दिल को शांति भी मिलती है और सुकून भी। उस दिन के बाद से चुड़ैल का बर्ताव बहुत बदल जाता है और वो अपनी सुनहरे सोने के बालों वाली बेटियों के साथ मिलकर गांव के लोगों की मदद करती है। लंबे नाखून वाली बहू। सपनों के शहर मुंबई में रहने वाली नोरा को हमेशा से लंबे नाखूनों का बेहद शौक था। प्रत्येक माह पिता से मिली पॉकेट मनी का नोरा अपने लंबे नाखूनों की साज सज्जा में झोंक देती थी। नोरा अब सयानी हो चुकी थी। नोरा, अब तुम सयानी हो चुकी हो। समय है कि तुम्हारी शादी की सोची जाए। कल सवेरे रिश्ते वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। समय से तैयार हो जाना बेटा। ठीक है पिताजी। सैकड़ों मीलों की दूरी पार करके सुगंधा अपने बेटे अनिरुद्ध के साथ गांव से शहर उनके घर आती है, जहां भागवत बढ़ चढ़कर उनका स्वागत सत्कार करता है। आइए बहन जी, बिराजिए। मेरी बेटी बस आती होगी। मेरे प्यारे नेल पॉलिश, जरा जल्दी जल्दी सूख जाओ। सभी नीचे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तकरीबन 1 घंटे बाद। माफ करना पिताजी, वो क्या है, मेरा नील पॉलिश जल्दी से सूख ही नहीं रहा था, इसलिए जरा सी देर हो गई। नोरा के लंबे नाखूनों को देखकर दोनों माँ बेटे एक दूसरे को निहारने लगते हैं। नोरा और अनिरुद्ध पहली नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पारिवारिक रजामंदी से नोरा और अनिरुद्ध की शादी हो जाती है, जिसके बाद वह अपने गांव सज्जनपुर लौटते हैं, जहां गांव की औरतें नोरा के लंबे नाखून देखकर कहती हैं, कांची देख रही है, सुगंधा की बहू के नाखून तो एकदम यक्षिणी चुड़ैल के जैसे हैं। अरे बम्बई की बहुरिया तोहरे शहर में नेल कटर नहीं मिलत है का? इतने लंबे चौड़े नाखून रखे का जरूरत? अरे कांची, ये आजकल के शहरी शौक हैं। सभी रस्में रिवायत खत्म होने के साथ नोरा अपने पति अनिरुद्ध के साथ कमरे में आती है, जहां नोरा बाहें फैलाकर गाते हुए कहती है, आजा पिया तो हे प्यार दूं, गोरी बैया तो पेवार दूं। बेबी, अपने पति पर प्यार तो तुम तब मारोगी ना जब तुम्हारे हाथों के हथियार कटेंगे। अरे नाखूनों को लंबे करने में महीने भर की मेहनत की है नोरा ने। इन नाखूनों की कीमत तुम क्या समझो अनिरुद्ध बाबू? अपना पेट काट काट कर पिताजी की दी पॉकेट मनी को खर्च करके अपने नाखूनों का नील एक्सटेंशन कराया है, तब जाकर मेरे नाकामयाब छोटे नाखून लंबे हुए हैं। नोरा के लंबे नाखूनों का बड़ा बखान सुनकर अनिरुद्ध फीका सा मुंह बनाकर बिछौने के एक छोर में सो जाता है। अगली सुबह सुगंधा घड़ी की ओर ताकते हुए कहती है, इतनी देर हो गई है, घड़ी की सुई भी 10 पर दस्तक देने वाली है, मगर अब तक नोरा बहू अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। सुगंधा जैसे ही नोरा के कमरे में आती है तो वो देखती है कि नोरा नेल शेपर लिए अपने लंबे नाखूनों की साज सज्जा में लगी हुई है। गुड मॉर्निंग सासू माँ। गाँव की गुड मॉर्निंग सूर्यास्त के साथ होती है, समझी? एक तो तू इतनी देर सवेर उठी है और उस पर भी अपने लंबे नाखूनों की घिसाई पुताई में लगी है। अरे तेरा ससुराल में पहला दिन है, चलकर कुछ मीठा बनाकर चूल्हा पूजन कर दे। माँ जी, लगता है बढ़ते बुढ़ापे में आप बौर आ गई हैं। अरे अगर मैं कामकाज करूंगी तो मेरे लंबे नाखून टूट जाएंगे, जो मुझे हरगिज गवारा नहीं। वैसे ये चूल्हा चौका आपको ही शोभा देता है सासू माँ, क्योंकि आपके नाखून देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें मूषक महाराज ने कुतर डाला हो। सुगंधा अपनी बहू को समझाने की भरसक कोशिश करती है, मगर लंबे नाखूनों के प्रति नोरा के पागलपन के आगे बेचारी सास की सूझबूझ जवाब दे जाती है। थक हार कर वह खुद की रसोई का रुख करती है। कितना कुछ सोचा था कि बहू के आने के बाद घर बार की जिम्मेदारी से फुर्सत मिलेगी, मगर बहू रानी को अपनी बूढ़ी सास से बढ़कर अपने लंबे नाखूनों की परवाह फिक्र है।
सुगंधा बिना बात को बढ़ाए खुद सारा काम संभालने लगती है। एक सप्ताह बाद नोरा, तुमसे शादी करने का क्या फायदा कि सारा दिन घर माँ को संभालना पड़ता है और तुम इस घर की बहू हो। अनिरुद्ध, मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ, बाई नहीं। और मैं नहीं चाहती कि घरेलू कामकाज से मेरे नाखून टूट जाएं। अरे इतना है तो कोई काम वाली क्यों नहीं रखते? सुगंधा बीच में आकर दोनों को शांत कराती है और नोरा के जाने के बाद अनिरुद्ध को समझाती है। बेटा, जोर जबरदस्ती से बनती बात और बिगड़ती है। सब्र रख, मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द बहू अपनी जिम्मेदारी को बखूबी संभाल लेगी। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। नोरा आए दिन अनिरुद्ध के जेब से पैसे लिए पार्लर जाके अपने लंबे नाखून पर नेल आर्ट कराती तो कभी मैनिक्योर करती। एक सांझ, माँ, आप मेरी पॉकेट से पैसे निकालती हैं क्या? नहीं तो अनिरुद्ध, पिछले एक सप्ताह से मेरी पॉकेट से रोजाना पैसे गायब हो रहे हैं। आज तो मेरे पर्स से पूरे 15,000 रुपए गायब हैं। अरे इतने पैसे कहाँ गए? कहीं कल रात कोई चोर उचक्का घर में दस्तक तो नहीं दे गया? तभी एकाएक नोरा आकर कहती है, ये देखिए सासू माँ, मैंने नया नेल आर्ट कराया है, सिर्फ 5,000 रुपए के सस्ते शुल्क में। और बाकी पैसे से मैंने अपने लंबे नाखूनों के लिए एक्सपेंसिव नए नेल पॉलिश, थिनर, नया नेल शेपर और नाखूनों की शाइनिंग के लिए नेल सीरम भी लिया है। वाह, मेरी बुर्बक बहू क्या करामात करके आई है। अपने इन लंबे नाखूनों के पीछे पूरे 15,000 रुपए फूंक आई। नालायक, नाश पिटी, वो पैसे घर खर्च चलाने के थे। शुक्र है जो मैंने बुरे वक्त के लिए थोड़े पैसे बचत करके रखे थे, वरना आज तो तूने अपने इस नाखून के पीछे हमें राजा भोज से नंगू तेली ही बना दिया था। बस बहुत हुआ, आज मैं तेरे नाखूनों का नाश कर दूंगी। माँ जी, मेरे नाखून मत काटना। ठीक है, नहीं काटूंगी तेरे यक्षिणी चुड़ैल वाले नाखून, मगर मेरी एक शर्त है, आज से तू आदर्श बहू बनकर घर का काम काज करना होगा तुझे। सासू माँ, अपने लंबे नाखूनों के लिए नोरा झाड़ू कटके का सितम हंसते हंसते सह लेगी। ये कहकर नोरा रसोई घर का रुख करती है, जहाँ सिंक में बर्तनों का बड़ा ढेर देखकर वो कहती है, मुझे बहुत सावधानी के साथ इन बर्तनों की सफाई करनी होगी। नोरा जैसे ही अपने लंबे नाखून वाले हाथों से बर्तन धोना शुरू ही करती है कि उसके अंगूठे का नाखून एक धारदार प्लेट के बीच आकर टूट जाता है, जिसे देख नोरा खूब रोती है। आवाज सुनकर सुगंधा रसोई में आती है। अरे रे, ये कैसा कोलाहल है। सासू माँ, देखिए मेरा थंबनेल टूट गया। हे ईश्वर, नालायक, नाच पिटी, एक नाखून के पीछे शोक फैला रही है। माँ जी, मेरे महीनों की मेहनत से ये नाखून लंबे हुए थे। अरे नाखून है, वह भी कोई मजबूत जोड़ नहीं जो टस से मस नहीं होगा। अब टेसुए बहाना बंद कर और जा जाकर अपने नाखूनों पर एशियन पेंट की पुताई कर। ऐसे ही दिन, सप्ताह और महीनों में बढ़ जाता है। एक सवेरे जब सुगंधा रसोई घर का रुख कर ही रही थी, तभी इसका सर जोरों से चकराता है, जिससे वह धब से जमीन पर गिरती है। नूरा दौड़ते हुए आकर कहती है, माँ जी, होश में आइए। माँ जी, अनिरुद्ध, जल्दी आओ, माँ जी बेहोश हो गई हैं। दोनों दंपत्ति दौड़ते भागते उसे अस्पताल लाते हैं, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करके बाहर आता है। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, बढ़ते बुढ़ापे में उन्होंने जरूरत से ज्यादा मेहनत की है, जिस वजह से उनका शरीर निर्बल और बेजान हो गया है। उन्हें सेवा सहाय की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुना तुमने? आज तुम्हारी कामचोरी के कारण माँ का शरीर सूख गया है। अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी समझी होती तो माँ आज घर होती। हरी शारीरिक सुंदरता जीवन भर साथ नहीं चलती, सच्चे रिश्ते साथ चलते हैं। अनिरुद्ध का संक्षेपण नोरा को चुप्पी साधने पर मजबूर कर देता है। थोड़ी ही देर में सुगंधा को होश आता है, जहां नोरा कहती है, सासू माँ, अपनी इस नासमझ नालायक बहू को माफ कर दीजिए। मैं बहू नहीं, आपके लिए बला बन गई। अपनी शारीरिक सुंदरता के कारण मैंने आपकी तकलीफों को भी साझा नहीं किया। अब मैं एक बेहतर बहू बनकर अपनी गलती को सुधारूंगी। ये सुनकर सुगंधा मजाकिया स्वर में कहती है, इसका मतलब नोरा बहू तू अपने लंबे नाखूनों की बलि देगी? नोरा अपने लंबे नाखूनों को काटकर न सिर्फ ससुराल की बागडोर संभालने लगी, बल्कि सास के सेहत के प्रति भी पूरे तौर से सचेत रहने लगी और प्रत्येक सप्ताह अपने नाखूनों को काटकर साधारण कर लिया करती थी।